जय हिंद मित्रों, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे दैनिक जागरण में छपे लेख शासन तंत्र को भी क्षति पहुंचाता है वंशवाद। वंशवाद संबंधित है मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में अगर देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पूरा गांधी परिवार पिछले 70-75 सालों से 80 सालों से शासन करता आ रहा है और शासन करने का प्रयास करता रहा है। कांग्रेस पार्टी के भीतर जो लोकतंत्र है वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। वहाँ पे जो अध्यक्ष का पद होता है उसमें गांधी परिवार ही रहता है और पूरा प्रभुत्व राजनीति में, चाहे कांग्रेस में हो, आंतरिक और बाह्य रूप से कांग्रेस का जो वंशवाद है उसमें हावी रहता है। इसके कारण से आज जहां एक टाइम पर 400 सीटें हुआ करती थी, आज 40 सीटें गठबंधन की रह गई हैं यूपीए की। ये इसका परिणाम है। तो सुरेंद्र किशोर जो कि वरिष्ठ लेखक, पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने लिखा है इस लेख को कि कांग्रेस की देखा देखी आज लगभग हर प्रदेश में कोई ना कोई राजनीतिक परिवार ऐसा है जो वहाँ की राजनीति के एक हिस्से को नियंत्रित कर रहा है। चाहे सोरेन को ले लें, हेमंत सोरेन जो झारखंड में हैं उनको ले लें, तो वहाँ भी ऐसा चीज़ दिखाई पड़ता है। वंश के आधार, या यूपी में समाजवादी पार्टी जो है उसमें मुलायम सिंह यादव थे, फिर उनका बेटा आ गया, ये जो नाम है मुलायम सिंह यादव जो बेटा है, जो कि जातिवादी राजनीति करता है, उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा। तो वंश के आधार पर पार्टी या फिर सरकार का नेतृत्व सौंपने में जब कांग्रेस ने योग्यता क्षमता का कोई ध्यान नहीं रखा तो अन्य दल क्यों रखेंगे, है ना। योग्यता हो चाहे ना हो, मतलब अगर उनके बेटे हैं, उनके दामाद हैं, तो उनको राजनीति में आना ही आना है। उनकी बेटी है तो राजनीति में आना ही आना है, चाहे योग्यता हो चाहे योग्यता बिल्कुल भी गधा हो एकदम से, लेकिन राजनीति में आएंगे क्योंकि वंशवाद है, नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, परिवारवाद है। ये मुलायम सिंह यादव जो बेटे अखिलेश यादव, आज देश की राजनीति करीब 300 परिवारों तक सिमट कर रह गई है। 300 परिवारों तक सिमट कर रह गई है। मार्क्सवाद का सिद्धांत भी परिवारवाद को नहीं रोक पाया। केरल के मुख्यमंत्री के दामाद उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। वंशवादी राजनीति की शुरुआत आज़ादी की लड़ाई के दिनों ही हो चुके थे। अपने पुत्र को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाने के लिए आतुर मोतीलाल नेहरू ने 23 अगस्त 1927 को गांधी जी को लिखा, मेरे समझाने के बावजूद एकमात्र संभावित विकल्प के रूप में आमतौर पर सभी जवाहरलाल की ही मांग कर रहे हैं। इससे पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जवाहरलाल को अयोग्य मानते हुए 19 जून 1927 को मोतीलाल को लिखा था, कांग्रेस का जो रंग ढंग है उससे यह राय दृढ़ होती है कि अभी जवाहरलाल का कांग्रेस अध्यक्ष बनना ठीक नहीं है। 1928 में मोतीलाल नेहरू के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने गांधी जी को 2 और चिट्ठियां लिखकर जवाहरलाल नेहरू को 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष बनवा ही दिया। तब यह कहा गया कि कांग्रेस मुख्यालय के लिए इलाहाबाद में आनंद भवन देने की पूरी कीमत मोतीलाल जी ने वसूल ली। 1929 में कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू की अपेक्षा अधिक योग्य अनेक नेता थे जो अध्यक्ष बन सकते थे। गांधी जी भी इसे समझते थे, इसीलिए उन्होंने मोतीलाल की 2 चिट्ठियों को तो नज़रअंदाज किया, पर तीसरी चिट्ठी पर मान गए। ने 2 बार रिक्वेस्ट करी कि मेरे बेटों को बना दो अध्यक्ष, मेरे बेटों को बना दो अध्यक्ष। नालायक है लेकिन बना दो अध्यक्ष, तो बना दिए। फिर गांधी जी कहे ले जाओ। 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, पर गांधी जी ने सरदार पटेल के दावे देखे। 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, पर गांधी जी ने सरदार पटेल के दावे की अनदेखी कर जवाहरलाल नेहरू को पहले कांग्रेस अध्यक्ष और बाद में प्रधानमंत्री बनवा दिया, जबकि इनको जवाहरलाल नेहरू को कोई भी वोट मिला ही नहीं था। इनको सब नकार दिए थे। जो प्रांतीय असेंबली है उनमें एक भी इनको वोट मिला नहीं था। शायद 15 वोट थे, 15 वोट में से 12 वोट जो है पटेल जी को मिले थे। लेकिन फिर भी गांधी जी के कहने पर एक बार पटेल जी पीछे हट गए और जो अयोग्य, जिसको कोई नहीं चुना था, लेकिन जो वंशवाद का परिणाम था और गांधी जी के नज़दीक होने के कारण उनको बना दिया गया, जबकि उनको कोई पसंद नहीं करता था। आज जो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, उस समय का लोकतंत्र कितना खतरे में था कि कोई पसंद नहीं कर रहा है, फिर भी एक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखते हुए किसी को अध्यक्ष बना देना, किसी को प्रधानमंत्री बना देना, ऐसा हुआ करता था। किसी राजनीतिक परिवार से कोई सत्ता के ऊंचे पद पर बैठे
इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, बशर्ते वह उस पद के योग्य हो। सवाल तब उठता है जब उस पद की योग्यता न होने के बावजूद किसी को पद दे दिया जाए। आज वंशवादी दल यही करने में लगे हुए हैं। क्या जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद के योग्य थे? ना, कतई नहीं। क्या उनमें इस देश की मूल समस्याओं को समझ थी? कतई नहीं। यदि समझ होती तो उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार पनपने नहीं लगता। याद करें कि 1947-1985 के बीच कौन कौन प्रधानमंत्री थे। उनमें से 3 तो नेहरू गांधी परिवार से ही थे। यदि नेहरू में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा की समझ होती तो चीन हमारी हजारों वर्ग मील ज़मीन नहीं हड़प पाता। नेहरू के शासनकाल में सरकारी भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई थी। उसने हमारे साधनों को दीमक की तरह चाट खाया। 1963 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डी संजीवैया को यह कहना पड़ा, वे कांग्रेसी जो 1947 में भिखारी थे आज करोड़पति बन बैठे हैं। देश का सारा माल लूट करके बना लिए अपना महल और गाड़ियां खरीद लिए। उन्होंने यह भी कहा कि झोपड़ियों का स्थान शाही महलों ने ले लिया है। नेहरू मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य ने जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए एक संस्था बनाने की ज़रूरत बताई तो नेहरू ने कहा कि इससे शासकों में पस्त हिम्मती आएगी। एक खास परिवार से होने के कारण ही 1959 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इंदिरा को यह पद दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस सांसद महावीर त्यागी ने 31 जनवरी 1959 को लिखा, मेरी राय है कि इंदु को अध्यक्ष चुने जाने से रोको या फिर आप प्रधानमंत्री पद से मुक्त हो जाओ। जवाब में नेहरू ने त्यागी को लिखा कि इस वक्त उसका कांग्रेस अध्यक्ष बनना उचित होगा। कल्पना कीजिए कि 1959 में कांग्रेस में कितने अधिक नेता इंदिरा से इस पद के लिए अधिक योग्य रहे होंगे। वास्तव में नेहरू अपने पुत्री को प्रधानमंत्री की लाइन में खड़ा करना चाहते थे। इंदिरा को कांग्रेस नेताओं के एक छोटे समूह ने 1966 में इसलिए प्रधानमंत्री बनवा दिया ताकि उन पर दबाव डालकर अपने अनुकूल काम कराया जा सके। प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी इंदिरा को सदन के नियमों का ज्ञान नहीं था और इसीलिए 1966 में लोकसभा के स्पीकर सरदार हुकुम सिंह के समक्ष उन्हें खेद प्रकट करना पड़ा। दरअसल जब स्पीकर खड़े होकर बोल रहे थे तभी प्रधानमंत्री सदन से बाहर निकल गए थे। सहूरे नहीं था कैसे उसमें सदन का आचरण करना है। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा ने बांग्लादेश युद्ध जीतने के अलावा कौन सा महत्वपूर्ण काम किया? हाँ, उनके शासनकाल में सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत स्वरूप जरूर मिल गया। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने भी 1965 में पाकिस्तान को युद्ध में हराया था, पर भ्रष्टाचार को लेकर वह सख्त थे। वंशवाद के आधार पर सत्ता में आई इंदिरा ने गरीबी हटाओ, गरीबों को हटाओ का नारा तो दिया, पर अपने पुत्र संजय गांधी के लिए सरकारी मदद से कारखाना खुलवा दिया। वह फेल कर गया। तब उन्होंने संजय को राजनीति में उतार दिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किन परिस्थितियों में राजीव गांधी को पीएम पद की शपथ दिलवाई गई वह सबको ज्ञात है। जिस दल ने वंशवाद के सहारे राजीव को सत्ता सौंपी उसने इसका ध्यान नहीं रखा कि एक अनुभवहीन व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है राजनीति का, चॉकलेटी बॉय है, व्यक्ति कैसे देश को चलाएगा। राजीव गांधी देश के लिए हितकारी साबित नहीं हुए, वह कांग्रेस के लिए भी अपशकुन सिद्ध हुए। उनके शासनकाल में कांग्रेस को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिलना बंद हो गया। देश की समस्याओं को लेकर राजीव गांधी की ढुलमुल नीतियों के कारण ऐसा हुआ। वंशवाद न सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाता है बल्कि संबंधित पार्टी को भी। वंशवाद के आधार पर ही तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के पुनरुद्धार के कोई संकेत नहीं है। फिर भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सोनिया, पप्पू, प्रियंका गांधी को ढो रहे हैं। वंशवादी दलों के साथ यही दिक्कत है कि गलत नीतियों के कारण पार्टी भले डूब रही हो पर नेतृत्व में बदलाव की कोई गुंजाइश कभी नहीं रहती। इससे न सिर्फ लोकतंत्र बल्कि शासनतंत्र का भी नुकसान होता है। हालांकि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के साथ परिवारवाद पर भी प्रहार किया, लेकिन कोई नहीं जानता कि देश को वंशवादी राजनीति से छुटकारा कब मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।